क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां अंधकार से उजाले की ओर मानवता ने कदम बढ़ाया? मध्यकालीन यूरोप, जहां चर्च और परंपराओं की कठोर दीवारों के बीच ज्ञान, कला और विज्ञान दबे हुए थे। अंधकार की इस दुनिया में इंसान अपने सपनों और कल्पनाओं को दबाकर जी रहा था। पर फिर एक सुबह आई, पुनर्जागरण की सुबह, जब मनुष्य ने कहा, मैं सोचूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं खोजूंगा। यह वह समय था जब इटली की गलियों में कवि, चित्रकार और वैज्ञानिक जन्म लेने लगे। यहां हर पत्थर, हर दीवार, हर रंग में मनुष्य की महानता और उसकी कल्पना की उड़ान झलकने लगी। दा विंची की पेंटिंगों में इंसानी भावनाओं की गहराई और माइकलेंजेलो की मूर्तियों में आत्मा की ऊंचाई। विज्ञान ने भी दस्तक दी। गैलीलियो ने दूरबीन से आकाश को निहारते हुए सृष्टि के नए नियम बताए, और जब खोजकर्ताओं ने समुद्रों को पार किया तो दुनिया की सीमाएं बदल गईं। कोलंबस और वास्को डी गामा ने न केवल नई जमीन खोजी बल्कि मानव के सपनों और साहस की हदें बढ़ाईं। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान की ऐसी क्रांति लाई कि अब किताबें केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहीं। विचार और शिक्षा हर इंसान के घर तक पहुंचने लगी। साहित्य, दर्शन और राजनीति में नए विचार जन्म लेने लगे और यूरोप ने धीरे धीरे आधुनिक युग की नींव रखी। इस कहानी में आप देखेंगे कैसे अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ते कदम, मनुष्य की असाधारण प्रतिभा और उसकी अदम्य जिज्ञासा ने दुनिया बदल दी। तैयार हो जाइए उस रोमांचक सफर के लिए जहां कला, विज्ञान और खोज मिलकर बनाते हैं इतिहास का सबसे प्रेरक अध्याय, पुनर्जागरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास के कथा, जहां हम आपको ले चलते हैं अतीत की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मध्यकालीन यूरोप, यह वो समय था जब ज्ञान की लौ धीमी पड़ चुकी थी। चर्च का प्रभुत्व इतना गहरा था कि हर सवाल, हर विचार धर्म की दीवारों से टकराकर रुक जाता था। विज्ञान को जादू माना जाता, खोज को पाप समझा जाता और कलाकारों की कल्पना धर्म की कठोर सीमाओं में कैद रहती। किसान गरीबी में जीते, शहर बीमारी और युद्ध से तबाह होते और लोग अपने जीवन को किस्मत मानकर स्वीकार कर लेते। शिक्षा केवल पुरोहितों और अमीर वर्ग तक सीमित थी। साधारण जनता किताब तक छू भी नहीं सकती थी। यह समय इतिहासकारों द्वारा डार्क एज यानी अंधकार युग कहा जाता है। लेकिन अंधेरे के बीच हमेशा कुछ चिंगारियां जलती रहती हैं। धीरे धीरे व्यापार के बढ़ने, नगरों के विकसित होने और पूर्व से आने वाले नए विचारों ने यूरोप की सोच को बदलना शुरू किया। क्रूसेड्स के दौरान जब यूरोपीय सैनिक पूर्वी दुनिया से लौटे तो वे वहां की उन्नत संस्कृति और विज्ञान से प्रभावित हुए। अरबी विद्वानों के जरिए ग्रीक और रोमन ज्ञान वापस यूरोप पहुंचा। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या जीवन केवल धर्म की शिक्षाओं तक सीमित है? क्या इंसान खुद अपनी किस्मत गढ़ नहीं सकता? इन्हीं सवालों ने यूरोप में एक नए युग की नींव रखी। यह था पुनर्जागरण का बीज, एक ऐसा आंदोलन जो कहता था कि इंसान केवल देवताओं की कृपा पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने दिमाग, अपनी कला और अपनी मेहनत से भी दुनिया बदल सकता है। यही था वह क्षण जब अंधकार से उजाले की ओर सफर की शुरुआत हुई। यूरोप में बदलाव की हवाएं चल रही थीं, लेकिन सबसे पहले जिसने इसे महसूस किया वह था इटली। क्यों? क्योंकि इटली का भूगोल और इतिहास दोनों ही उसे खास बनाते थे। इटली भूमध्य सागर के बीच बसा था। यही कारण था कि व्यापार, ज्ञान और संस्कृति का संगम सबसे पहले यहीं हुआ। पूर्व से आने वाला रेशम, मसाले और विचार इटली के बंदरगाहों से होकर पूरे यूरोप में फैलते थे। फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान जैसे शहर उस समय व्यापार और धन दौलत के केंद्र थे। यही संपन्नता कला और विज्ञान को पनपने का आधार बनी। अमीर व्यापारी परिवारों ने कलाकारों, विद्वानों और वैज्ञानिकों को संरक्षण देना शुरू किया। उनमें सबसे प्रसिद्ध था मेदिची परिवार। फ्लोरेंस का यह परिवार सिर्फ व्यापारी नहीं था, बल्कि ज्ञान और कला के महान संरक्षक भी थे। इटली की एक और खासियत थी उसका अतीत।
यहाँ हर जगह रोमन साम्राज्य की विरासत बिखरी हुई थी। पुराने खंडहर, मूर्तियां और पुस्तकें इटली के लोगों को बार बार याद दिलाती थीं कि उनका अतीत गौरवशाली था। इसने उन्हें प्रेरित किया कि वे उसी गौरव को फिर से जीवित करें। इसीलिए इटली में कला और साहित्य का नया जन्म हुआ और इसी से रेनेसांस यानी पुनर्जागरण शब्द आया, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म। यहाँ के कलाकारों और विद्वानों ने कहा, हमें अंधविश्वास से नहीं, तर्क और अनुभव से दुनिया को समझना है। इटली से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे यूरोप के बाकी हिस्सों में फैल गया, लेकिन इसका केंद्र और धड़कन हमेशा यही रही, इटली, वह भूमि जिसने पुनर्जागरण को जन्म दिया और दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। पुनर्जागरण की आत्मा थी कला का पुनर्जन्म। मध्यकालीन यूरोप में कला केवल धार्मिक प्रतीकों तक सीमित थी। चित्रों और मूर्तियों में इंसान की भावनाएं, प्रकृति की सुंदरता और जीवन की सच्चाई गायब थी। लेकिन पुनर्जागरण के कलाकारों ने इस बंधन को तोड़ा और कला को एक नई आत्मा दी। अब पेंटिंग में केवल संत और देवदूत नहीं, बल्कि इंसान का चेहरा, उसकी मुस्कान और उसकी पीड़ा दिखाई देने लगी। मूर्तियों में शरीर की बनावट, मांसपेशियों की ताकत और सौंदर्य को जीवंत रूप दिया गया। कलाकारों ने कहा, ईश्वर ने इंसान को बनाया है तो इंसान भी सुंदर है, उसकी छवि को कला में सम्मान मिलना चाहिए। इटली की गलियों में लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो और राफेल जैसे कलाकारों ने कला को अमर कर दिया। दा विंची ने मोनालिसा की मुस्कान में रहस्य भरा, तो माइकलएंजेलो ने डेविड की मूर्ति में इंसान की शक्ति और आत्मविश्वास को पत्थर में उतार दिया। राफेल ने चर्च की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें आकाश और धरती दोनों का सौंदर्य झलकता है। पुनर्जागरण की कला में परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव का उपयोग शुरू हुआ, यानी चित्रों में गहराई और दूरी दिखाना। यह तकनीक आज की आधुनिक पेंटिंग की भी आधारशिला है। इन कलाकारों ने साबित किया कि कला केवल सजावट नहीं, बल्कि जीवन और विचारों को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। उनकी कृतियां आज भी संग्रहालयों और चर्चों की दीवारों पर खड़ी हैं, मानो इतिहास से कह रही हों। यही था वह दौर जब इंसान ने खुद को नए नजरिए से देखना सीखा। पुनर्जागरण की सबसे चमकती हुई प्रतिभा का नाम है लियोनार्डो दा विंची। उन्हें अक्सर यूनिवर्सल जीनियस और रेनेसांस मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ चित्रकार नहीं थे, बल्कि मूर्तिकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, संगीतकार और खोजकर्ता सब कुछ थे। दा विंची की सबसे प्रसिद्ध कृति है मोनालिसा। उसकी रहस्यमयी मुस्कान आज भी दुनिया को आकर्षित करती है। उनकी दूसरी अद्भुत कृति द लास्ट सपर है, जिसमें यीशु और उनके 12 शिष्यों की भावनाएं इतनी जीवंत दिखाई देती हैं कि चित्र बोल उठता है। लेकिन दा विंची की प्रतिभा केवल कला तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मानव शरीर का अध्ययन किया, हड्डियों और मांसपेशियों के सूक्ष्म चित्र बनाए। उनकी नोटबुक्स में उड़ने वाली मशीनों, युद्ध के हथियारों और पुलों की डिजाइनें भरी हुई हैं। उस समय भले ही ये मशीनें वास्तविकता न बन पाईं, लेकिन उनकी कल्पनाएं आने वाले विज्ञान और तकनीक की नींव थीं। दा विंची की सोच यह थी, ज्ञान को कभी सीमित मत करो, हर चीज को सवाल करो, हर चीज को देखो और हर चीज को सीखो। यही कारण है कि वे पुनर्जागरण के असली प्रतीक बने। आज भी जब हम दा विंची का नाम लेते हैं, तो यह केवल एक कलाकार का नाम नहीं, बल्कि उस युग की पहचान है जिसने मानव मस्तिष्क की असीम संभावनाओं को उजागर किया। वे हमें याद दिलाते हैं कि इंसान केवल जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने के लिए पैदा हुआ है। यदि पुनर्जागरण का कोई कलाकार था जिसने पत्थरों को सांस दी और दीवारों को आत्मा, तो वह था माइकलएंजेलो। उन्हें कला का देवदूत कहा जाता है, क्योंकि उनकी कृतियां इंसान की शक्ति और भावनाओं को इतना जीवंत कर देती हैं कि लगता है पत्थर खुद बोल उठे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है डेविड की मूर्ति। यह मूर्ति सिर्फ संगमरमर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इंसान की हिम्मत, आत्मविश्वास और सुंदरता का प्रतीक है। आज भी जब लोग इसे देखते हैं तो महसूस करते हैं
कि इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। लेकिन माइकलैंजेलो की प्रतिभा यहीं तक सीमित नहीं थी। वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल की छत पर बनी उनकी पेंटिंग्स दुनिया की सबसे अद्भुत कलाकृतियों में गिनी जाती है। हजारों वर्ग फीट की इस छत पर उन्होंने बाइबल की कहानियों को चित्रित किया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है द क्रिएशन ऑफ एडम, जहां भगवान और इंसान की उंगलियां लगभग छूने वाली स्थिति में दिखाई गई हैं। यह चित्र आज भी मानव और ईश्वर के रिश्ते का सबसे गहरा प्रतीक माना जाता है। माइकलैंजेलो की कला में केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि संघर्ष भी दिखता है। उनके अनुसार हर पत्थर के भीतर एक मूर्ति छुपी होती है और कलाकार का काम है उसे बाहर लाना। यही कारण है कि उनकी मूर्तियां जीवित प्राणियों जैसी लगती हैं। माइकलैंजेलो ने साबित किया कि कला केवल आंखों के लिए नहीं बल्कि आत्मा को झकझोरने के लिए होती है। वे पुनर्जागरण की उस धड़कन थे जिसने दुनिया को दिखाया कि इंसान अपने हाथों से चमत्कार रच सकता है। यदि दा विंची कल्पना के जादूगर थे और माइकलैंजेलो शक्ति के मूर्तिकार, तो राफेल थे सौंदर्य और सामंजस्य के चित्रकार। उनकी कला में न तो रहस्य की उलझन थी और न ही शक्ति का उग्र रूप, बल्कि एक संतुलन, एक शांति और एक ऐसा आकर्षण था जो हर दिल को छू ले। राफेल का जन्म इटली के छोटे से शहर उर्बिनो में हुआ, लेकिन उनकी प्रतिभा ने उन्हें फ्लोरेंस और रोम तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जो आज भी कला की दुनिया में आदर्श माने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है स्कूल ऑफ एथेंस। यह पेंटिंग वेटिकन पैलेस की दीवारों पर बनी है और इसमें ग्रीक दार्शनिकों प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और कई अन्य महान विद्वानों को एक ही जगह पर दर्शाया गया है। यह चित्र केवल एक पेंटिंग नहीं बल्कि ज्ञान, विचार और दर्शन का जीवंत संगम है। राफेल ने धार्मिक चित्रों में भी नई जान डाली। उनकी मैडोना पेंटिंग्स में माता और शिशु के चेहरे पर ऐसी कोमलता और मानवता दिखाई देती है कि दर्शक अनायास ही भावुक हो उठते हैं। उनकी कला की सबसे बड़ी खूबी थी संतुलन और सामंजस्य, रंगों का मेल, आकृतियों की लय और भावनाओं की गहराई। सब कुछ इतनी सहजता से चित्र में उतरता था कि देखने वाले को लगता है मानो यह कला नहीं बल्कि वास्तविक जीवन हो। राफेल का जीवन छोटा था। वे केवल 37 वर्ष की उम्र में दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी उसने पुनर्जागरण की कला को पूर्णता दी। उनकी कृतियां हमें याद दिलाती हैं कि सौंदर्य केवल आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को भी छू सकता है। पुनर्जागरण केवल कला और विज्ञान का पुनर्जन्म नहीं था बल्कि सोचने समझने का भी नया तरीका था। इस नए विचार को कहा गया मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म। मध्यकालीन यूरोप में इंसान की पहचान केवल धर्म और चर्च से जुड़ी थी। जीवन का उद्देश्य ईश्वर की सेवा और परलोक की तैयारी माना जाता था। लेकिन पुनर्जागरण के विचारकों ने कहा इंसान केवल ईश्वर का सेवक नहीं बल्कि एक स्वतंत्र प्राणी है जो अपनी बुद्धि, तर्क और अनुभव से दुनिया को समझ सकता है। मानवतावाद का मूल मंत्र था मनुष्य ही केंद्र है। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर को नकारा गया बल्कि यह कि जीवन को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी देखना चाहिए। पेट्रार्क, बोक्काचियो और एरास्मस जैसे विद्वानों ने प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रंथों को फिर से खोजा और उनका अध्ययन किया। इन ग्रंथों ने लोगों को सिखाया कि साहित्य, इतिहास, दर्शन और कला सबका केंद्र बिंदु इंसान ही है। मानवतावाद ने शिक्षा को नया रूप दिया। अब केवल धर्मशास्त्र नहीं बल्कि गणित, विज्ञान, भाषा और इतिहास पढ़ाए जाने लगे। यह बदलाव यूरोप के विश्वविद्यालयों और अकादमियों में दिखने लगा। इस दर्शन का असर कला और साहित्य पर भी पड़ा। पेंटिंग्स में अब इंसान की भावनाएं, उसकी सुंदरता और उसकी उपलब्धियां दिखाई देने लगी। नाटक और कविताएं अब केवल धार्मिक कथाएं नहीं थीं, बल्कि मानव जीवन के सुख दुख की कहानियां बन गई। मानवतावाद ने यूरोप को यह विश्वास दिया कि इंसान अपनी किस्मत खुद गढ़ सकता है। यही विचार आधुनिक युग की नींव बना और आज भी हमारे समाज की धड़कन में मौजूद है।
मध्यकालीन यूरोप में विज्ञान को धर्म की सीमाओं में बांध दिया गया था। चर्च कहता था, धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, सूरज उसके चारों ओर घूमता है। जो भी इस विचार को चुनौती देता उसे पापी ठहराया जाता। लेकिन पुनर्जागरण के दौर में कुछ साहसी विद्वानों ने इस अंधविश्वास को चुनौती दी और विज्ञान की क्रांति की नींव रखी। निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा, धरती नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है। यह विचार चर्च की शिक्षाओं के खिलाफ था, लेकिन इसने खगोल शास्त्र की दुनिया बदल दी। फिर आए गैलीलियो गैलीली। उन्होंने दूरबीन बनाई और आकाश को नए तरीके से देखा। उन्होंने साबित किया कि कोपरनिकस सही थे, लेकिन इसके लिए उन्हें चर्च के गुस्से का सामना करना पड़ा और अंत में उन्हें अपने विचारों को दबाने पर मजबूर किया गया। फिर भी उनका विज्ञान अमर हो गया। जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियम बताए और आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देकर पूरी भौतिकी को नई दिशा दी। विज्ञान की इस क्रांति ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि प्रकृति को समझने के लिए केवल धर्म ग्रंथों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रयोग, अवलोकन और तर्क ही सच्चा ज्ञान देते हैं। यह क्रांति केवल खगोल शास्त्र या भौतिकी तक सीमित नहीं रही। चिकित्सा, रसायन और गणित में भी बड़े बदलाव आए। इंसान ने पहली बार प्रकृति को अपने सवालों से परखा और उत्तर खोजे। पुनर्जागरण का यह वैज्ञानिक जागरण आज की आधुनिक दुनिया का बीज था। यही वह पल था जब यूरोप ने अंधविश्वास की दीवार तोड़कर ज्ञान का नया दरवाजा खोला। पुनर्जागरण के फैलाव में अगर किसी खोज ने सबसे बड़ा योगदान दिया तो वह थी जोहान्स गुटेनबर्ग की छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस। इससे पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। एक किताब तैयार करने में महीनों, कभी कभी सालों लग जाते। इस वजह से किताबें बहुत महंगी होती और केवल अमीर व चर्च के पास ही पहुंच पाती। लेकिन 1450 ईस्वी के आसपास गुटेनबर्ग ने धातु के अक्षरों से छापने की तकनीक विकसित की। अब सैकड़ों किताबें तेजी से और कम खर्च में छपने लगी। पहली छपी हुई महान कृति थी गुटेनबर्ग बाइबल। इस खोज ने ज्ञान को सीमित वर्ग से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया। लोग अब खुद पढ़ सकते थे, सवाल पूछ सकते थे और नए विचारों को समझ सकते थे। यह वही चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप में शिक्षा और साक्षरता का विस्फोट कर दिया। छापाखाना ने विद्वानों और लेखकों की रचनाओं को दूर दराज तक पहुंचाया। मार्टिन लूथर के सुधारवादी विचार हों या गैलीलियो और कोपरनिकस की वैज्ञानिक पुस्तकें सब जनता तक पहुंची। इस खोज ने केवल पढ़ने लिखने की आदत नहीं बदली, बल्कि सोचने का तरीका भी बदल दिया। अब विचार केवल राजाओं या पुरोहितों की जागीर नहीं रहे, आम लोग भी चर्चा और बहस का हिस्सा बनने लगे। गुटेनबर्ग की छापाखाना ने साबित कर दिया कि ज्ञान जब सबके पास हो तभी असली क्रांति होती है। यही कारण है कि इसे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में गिना जाता है। आज हम इंटरनेट और डिजिटल किताबों की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत उसी छोटे से छापाखाने से हुई थी जिसने पुनर्जागरण को पूरे यूरोप में जगा दिया। पुनर्जागरण ने केवल कला और विज्ञान को ही नहीं, बल्कि साहित्य को भी नई ऊंचाई दी। यह वह दौर था जब शब्दों ने इंसान की भावनाओं, सपनों और संघर्षों को नई भाषा दी। इंग्लैंड में जन्मे विलियम शेक्सपियर को आज भी दुनिया का सबसे महान नाटककार कहा जाता है। उनके नाटक हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट आज भी मंचों पर गूंजते हैं। शेक्सपियर ने इंसान की जटिल भावनाओं, प्रेम, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और दुख को इतनी गहराई से लिखा कि वे हर दौर में प्रासंगिक बने रहे। उनके नाटक केवल कहानियां नहीं, बल्कि मानव आत्मा का आईना है। इटली में दांते, पेट्रार्क और बोक्काचियो जैसे लेखकों ने साहित्य को एक नई दिशा दी। दांते की डिवाइन कॉमेडी ने जीवन, मृत्यु और मोक्ष की गहराइयों को छुआ। पेट्रार्क ने प्रेम और मानव भावनाओं को कविता का आधार बनाया, जबकि बोक्काचियो की डिकैमेरॉन ने समाज और इंसानी रिश्तों की हकीकत को उजागर किया। स्पेन में मिगुएल डे सर्वांतेस की रचना डॉन क्विक्सोट आधुनिक उपन्यास का आरंभ मानी जाती है। इसमें उन्होंने आदर्श और हकीकत के टकराव को
बेहद हास्यपूर्ण और गहन ढंग से प्रस्तुत किया। इन सब लेखकों की रचनाओं ने साबित किया कि साहित्य केवल धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि मानव जीवन का सच्चा चित्रण हो सकता है। उन्होंने भाषा को सरल और जीवंत बनाया ताकि आम लोग भी इसे समझ सके। पुनर्जागरण का साहित्य हमें याद दिलाता है कि शब्दों में दुनिया बदलने की ताकत होती है, और यही कारण है कि यह काल साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। पुनर्जागरण केवल ज्ञान और कला की क्रांति नहीं था, बल्कि इसने धर्म की नींव को भी हिला दिया। सदियों से कैथोलिक चर्च यूरोप के लोगों के जीवन पर सबसे बड़ी सत्ता था, लेकिन समय के साथ चर्च भ्रष्टाचार और लालच में डूब गया। पादरी पापों की माफी पैसे लेकर बेचते थे, जिसे इंडल्जेंस कहा जाता था। साधारण लोग इसे देखकर सवाल करने लगे, क्या ईश्वर की क्षमा भी अब खरीदी बेची जाएगी? इसी माहौल में जर्मनी के एक साधु और विद्वान मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई। 1517 में उन्होंने 95 थीसिस नामक दस्तावेज विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर टांग दिया। इसमें उन्होंने चर्च की गलतियों और भ्रष्टाचार को उजागर किया। लूथर ने कहा, मोक्ष केवल विश्वास और आस्था से मिलता है, न कि पैसे से। यह घटना पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई। लोग चर्च की सत्ता पर सवाल उठाने लगे। कई जगहों पर धार्मिक युद्ध छिड़ गए और ईसाई धर्म दो बड़े हिस्सों में बंट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इस आंदोलन को रेफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार कहा जाता है। इसके बाद यूरोप में नए चर्च बने। बाइबल का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में हुआ और लोगों को धर्म को समझने की स्वतंत्रता मिली। धर्म सुधार ने केवल धार्मिक ढांचा ही नहीं बदला, बल्कि राजनीति और समाज को भी हिला दिया। राजा और रियासतें अब चर्च से स्वतंत्र होने लगी। यह वही क्षण था जब यूरोप ने सीखा कि कोई भी सत्ता, चाहे वह धार्मिक क्यों न हो, हमेशा के लिए अटूट नहीं होती। पुनर्जागरण का दौर केवल कला और विचारों तक सीमित नहीं रहा। यह वह समय था जब इंसान ने अपने क्षितिज को फैलाया और दुनिया को नए रूप में खोजा। नए आविष्कार और भौगोलिक खोजों ने यूरोप को अज्ञात से परिचित कराया और सचमुच दुनिया को छोटा कर दिया। सबसे पहले आए समुद्री जहाज और नौवहन की नई तकनीकें। कंपास, एस्ट्रोलैब और बेहतर नक्शों ने नाविकों को अज्ञात महासागरों में सफर करने की ताकत दी। यूरोपीय व्यापारी और साहसी खोजकर्ता अब सीमाओं को लांघने लगे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। वास्को दा गामा ने भारत तक समुद्री मार्ग खोज निकाला। फर्डिनेंड मैगेलन के दल ने पहली बार पूरी धरती की परिक्रमा की। इन यात्राओं ने साबित कर दिया कि दुनिया पहले से कहीं बड़ी और जटिल है। सिर्फ भौगोलिक खोजें ही नहीं, बल्कि आविष्कारों ने भी दुनिया बदल दी। गन पाउडर ने युद्ध की रणनीतियां बदल डाली। यांत्रिक घड़ियां ने समय की समझ को सटीक बनाया, और छापा खाना, जिसके बारे में हमने पहले सुना, ने ज्ञान की बाढ़ ला दी। इन खोजों और आविष्कारों से यूरोप की अर्थव्यवस्था में क्रांति आई। व्यापार बढ़ा, नए बाजार खुले और उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। साथ ही अलग अलग संस्कृतियों का मिलन हुआ, कभी संघर्ष के रूप में तो कभी ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान के रूप में। पुनर्जागरण का असर केवल कला, विज्ञान और धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राजनीति और शासन व्यवस्था को भी गहराई से बदल दिया। मध्यकालीन यूरोप में सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र था चर्च। राजा भी कई बार पोप के सामने झुकते थे, लेकिन पुनर्जागरण और धर्म सुधार ने इस सत्ता की पकड़ ढीली कर दी। अब राजाओं ने अपने राज्यों को मजबूत करना शुरू किया। राष्ट्र, राज्य, नेशन स्टेट की अवधारणा इसी दौर में विकसित हुई। फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन जैसे देशों में केंद्रीकृत शासन स्थापित हुआ। राजा अब केवल चर्च के सेवक नहीं, बल्कि जनता और सेना पर आधारित स्वतंत्र शासक बनने लगे। राजनीति पर नए विचारक भी उभरे। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे निकोलो मैकियावेली। उनकी किताब द प्रिंस ने राजनीति को एक नया नजरिया दिया। मैकियावेली ने कहा, राजनीति नैतिकता से नहीं, बल्कि शक्ति और व्यवहारिकता से चलती है। उनके विचार विवादास्पद जरूर थे,
लेकिन उन्होंने यथार्थवादी राजनीति की नींव रखी। संसद और प्रतिनिधित्व की अवधारणा भी इसी काल में मजबूत हुई। इंग्लैंड में धीरे धीरे संसद की शक्ति बढ़ने लगी, जबकि बाकी यूरोप में राजतंत्र और अभिजात वर्ग के बीच टकराव दिखाई देने लगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बदल गए। खोजों और उपनिवेशवाद ने यूरोपीय देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को जन्म दिया। अब युद्ध केवल धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि व्यापार और शक्ति के लिए भी लड़े जाने लगे। पुनर्जागरण ने यूरोप को यह सिखाया कि सत्ता केवल परंपरा और धर्म से नहीं, बल्कि जनता, सेना और ज्ञान से भी संचालित हो सकती है। यही बदलाव आगे चलकर आधुनिक लोकतंत्र और राष्ट्र राज्य की नींव बना। पुनर्जागरण का असली आधार केवल कलाकारों या वैज्ञानिकों का योगदान नहीं था, बल्कि वह शिक्षा थी जिसने पूरे यूरोप की सोच बदल दी। मध्यकालीन काल में शिक्षा ज्यादातर मठों और चर्च तक सीमित थी। साधारण जनता को ज्ञान तक बहुत कम पहुंच थी। लेकिन पुनर्जागरण ने इस पारू की स्थिति को बदल दिया। सबसे बड़ा परिवर्तन आया छापाखाने के आविष्कार से। किताबें अब पहले की तरह दुर्लभ और महंगी नहीं रहीं। हर जगह लोग पढ़ने लिखने लगे। साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई और शिक्षा अब केवल धनी वर्ग तक सीमित न रहकर मध्यम वर्ग तक भी पहुंचने लगी। इस दौर में कई नए विश्वविद्यालयों और अकादमियों की स्थापना हुई। इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में ऐसे केंद्र बने जहां कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान की पढ़ाई साथ साथ होती थी। शिक्षा अब सिर्फ धार्मिक नहीं रही, बल्कि उसमें मानवतावाद, ह्यूमनिज्म पर जोर दिया गया। छात्रों को सिखाया जाने लगा कि वे तर्क से सोचें, सवाल करें और नई खोजें करें। महिलाओं के लिए भी शिक्षा के अवसर बढ़ने लगे। हालांकि वे अभी भी सीमित दायरे में थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी पढ़ने और लिखने का मौका मिलने लगा। पुनर्जागरण के विश्वविद्यालयों ने केवल ज्ञान का प्रसार ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी को तैयार किया। वैज्ञानिक, कलाकार, दार्शनिक और नेता, यही लोग आगे चलकर यूरोप की पहचान बने। शिक्षा और विश्वविद्यालयों के विकास ने यूरोप को बौद्धिक स्वतंत्रता दी। अब लोग चर्च या परंपरा पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि खुद सीखकर और समझकर सत्य की खोज करते थे। यही बदलाव आधुनिक युग की सबसे बड़ी नींव साबित हुआ। पुनर्जागरण केवल कला और विज्ञान का पुनर्जन्म नहीं था, यह विचारों की आजादी का दौर भी था। सदियों तक यूरोप का दर्शन चर्च और धार्मिक मान्यताओं की सीमाओं में बंधा हुआ था, लेकिन अब लोगों ने तर्क, अनुभव और मानव की स्वतंत्र सोच को महत्व देना शुरू किया। ह्यूमनिज्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। इसमें कहा गया कि मनुष्य केवल ईश्वर की दया पर निर्भर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और कर्मों से भी महान बन सकता है। विचारकों ने यह सवाल उठाया कि क्या जीवन का अर्थ केवल परलोक में है या धरती पर भी मनुष्य को जीने का अधिकार है। इसी दौर में कई दार्शनिक सामने आए। इरेस्मस ने धार्मिक आडंबरों पर सवाल उठाए और शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की बात की। थॉमस मोर ने अपनी रचना यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की, जहां समानता और न्याय हो। बाद में वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने मिलकर ज्ञान को और आगे बढ़ाया। फ्रांसिस बेकन ने कहा कि असली ज्ञान अनुभव और प्रयोग से आता है। वहीं डेकार्ट्स ने अपने मशहूर वाक्य मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं के जरिए तर्क और आत्म जागरूकता को दर्शन का केंद्र बना दिया। इन विचारों ने यूरोप को आत्मविश्वास दिया। अब लोग मानने लगे कि सत्य केवल धार्मिक किताबों में नहीं, बल्कि तर्क और खोज में भी पाया जा सकता है। यह वही परिवर्तन था जिसने आगे चलकर आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और प्रबोधन काल एनलाइटनमेंट की नींव रखी। पुनर्जागरण के दार्शनिकों ने हमें यह सिखाया कि मनुष्य का मस्तिष्क ही सबसे बड़ा खजाना है। जब वह सोचने और सवाल करने की ताकत का इस्तेमाल करता है, तभी सभ्यता आगे बढ़ती है। पुनर्जागरण केवल चित्रकला और विज्ञान का दौर नहीं था, यह संगीत और रंगमंच का स्वर्ण युग भी था। इस काल ने यूरोप को वह धुनें और नाटक दिए जो आज भी हमारी संस्कृति की आत्मा बने हुए हैं। मध्यकाल तक संगीत अधिकतर धार्मिक था, लेकिन पुनर्जागरण में उसने सांसारिक रूप लेना शुरू किया। पॉलीफोनी
यानी एक साथ कई स्वर गाने की कला इस दौर में विकसित हुई। संगीतकारों ने इंसानी भावनाओं, खुशी, दुख, प्रेम और आशा को सुरों में ढाला। जोस्क्विन दे प्रेज और पालेस्ट्रिना जैसे संगीतकारों ने नए अंदाज दिए जो आगे चलकर शास्त्रीय संगीत की नींव बने। इसी समय वाद्य यंत्रों में भी बड़ा बदलाव आया। ल्यूट, वायलिन और हार्पसिकॉर्ड जैसे वाद्य यंत्र लोकप्रिय हुए। इन धुनों ने यूरोप के दरबारों और सभागारों को जीवन से भर दिया। रंगमंच भी इस युग की आत्मा था। नाटक केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज और राजनीति का आईना बन गए। इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर का उदय हुआ। उनके नाटक हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो ने इंसानी भावनाओं और जीवन की गहराई को अमर बना दिया। शेक्सपियर ने भाषा और साहित्य को एक नया आयाम दिया। इटली में ओपेरा का जन्म हुआ जिसने संगीत और नाटक को मिलाकर एक नया अनुभव दिया। वहीं फ्रांस और स्पेन में भी रंगमंच कला समाज के बीच लोकप्रिय होती चली गई। पुनर्जागरण के संगीत और रंगमंच ने लोगों को यह सिखाया कि कला केवल आत्मा को ऊंचा उठाने का साधन नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं को समझने और समाज को आईना दिखाने की ताकत भी है। यही वजह है कि आज भी शेक्सपियर के संवाद और पुनर्जागरण की धुनें हमारे दिलों में गूंजती हैं। पुनर्जागरण का युग केवल विचारों और कला का नहीं बल्कि वास्तुकला के चमत्कारों का भी था। इस दौर ने यूरोप के शहरों को नई पहचान दी। जहां पहले गोथिक शैली की ऊंची, नुकीली इमारतें छाई रहती थीं, वहीं पुनर्जागरण ने संतुलन, समरूपता और सौंदर्य को केंद्र में रखा। सबसे बड़ी प्रेरणा मिली प्राचीन ग्रीस और रोम की इमारतों से। वास्तुकारों ने स्तंभ, गुंबद और गोल मेहराबों को फिर से जीवंत किया। यह शैली मानो अतीत को वर्तमान से जोड़ रही थी। इस काल का एक अद्भुत उदाहरण है ब्रूनेलेस्की का फ्लोरेंस कैथेड्रल का गुंबद। यह तकनीकी और कलात्मक दोनों ही दृष्टि से चमत्कार था। इसने साबित किया कि इंसान की कल्पना और इंजीनियरिंग जब मिलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। रोम में बना सेंट पीटर्स बेसिलिका पुनर्जागरण वास्तुकला का रत्न है। माइकलेंजेलो और अन्य कलाकारों ने मिलकर इसे ऐसा रूप दिया कि यह आज भी श्रद्धा और भव्यता का प्रतीक है। इटली के बाहर भी यह शैली फैल गई। फ्रांस के महल, इंग्लैंड की इमारतें और स्पेन के चर्च सभी ने पुनर्जागरण का प्रभाव लिया। पुनर्जागरण की वास्तुकला केवल ईंट और पत्थर का खेल नहीं थी, यह मानव की आत्मा और उसकी सोच का प्रतीक थी। हर गुंबद, हर स्तंभ और हर नक्काशी यह कहती थी, मनुष्य केवल जीवित रहने के लिए नहीं बना बल्कि सुंदरता और महानता रचने के लिए बना है। आज जब हम फ्लोरेंस, रोम या वेनिस की गलियों में चलते हैं तो वे इमारतें हमें याद दिलाती हैं कि पुनर्जागरण ने केवल यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सौंदर्य और संतुलन का पाठ सिखाया। पुनर्जागरण का युग ज्ञान, कला और खोजों से भरा था, लेकिन इसके साथ ही यह युद्ध और संघर्षों का दौर भी था। जैसे जैसे नए विचार फैलते गए और धर्म व राजनीति बदलने लगे, वैसे वैसे यूरोप युद्धों के मैदान में बदल गया। सबसे पहले आए धार्मिक युद्ध। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष ने पूरे महाद्वीप को हिला दिया। जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में खून खराबे की लंबी कहानियां लिखी गई। लोग केवल अपने विश्वास के कारण दुश्मन बन जाते थे। इसके साथ ही नए हथियारों ने युद्ध की प्रकृति बदल दी। गन पाउडर और तोपों ने किलों और पुराने हथियारों को अप्रासंगिक बना दिया। अब युद्ध में ताकत केवल बहादुरी से नहीं बल्कि तकनीक और रणनीति से तय होती थी। सेनाएं और भी संगठित हुईं और यूरोपीय शासकों ने स्थायी सेनाएं बनाना शुरू किया। युद्धों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। लाखों लोग मारे गए, गांव और शहर उजड़ गए। लेकिन इन संघर्षों ने राजनीतिक संतुलन भी बदला। कोई एक सत्ता पूरे यूरोप पर हावी नहीं रह सकी। इसके बजाय राष्ट्र, राज्यों का उदय हुआ और शक्ति का संतुलन बोंट गया। युद्धों ने अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला। सैनिकों और हथियारों की जरूरत ने कर वसूली बढ़ाई, जिससे किसानों और आम लोगों का जीवन कठिन हुआ। लेकिन दूसरी ओर
हथियार निर्माण और नौसैनिक बेड़े के विकास ने औद्योगिक प्रगति की नींव भी रखी। पुनर्जागरण के युद्ध हमें यह सिखाते हैं कि प्रगति और संघर्ष अक्सर साथ साथ चलते हैं। जहां एक ओर युद्धों ने समाज को दर्द और विनाश दिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने नए राजनीतिक ढांचे और आधुनिक राष्ट्र राज्य की राह भी तैयार की। पुनर्जागरण का युग केवल यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने वाला साबित हुआ। भौगोलिक खोजों ने नए महाद्वीपों के द्वार खोले और इसके साथ शुरू हुआ उपनिवेशवाद। जब कोलंबस ने अमेरिका पहुंचा और वास्को दा गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजकर आया, तब यूरोप के सामने सोने, चांदी, मसाले और नए बाजारों की अपार संभावनाएं खुल गईं। स्पेन और पुर्तगाल ने सबसे पहले दूर दराज की भूमि पर कब्जा किया, फिर इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड भी इस दौड़ में शामिल हो गए। इससे शुरू हुआ वैश्विक व्यापार का नया युग। एशिया से मसाले और रेशम, अफ्रीका से दास और सोना, अमेरिका से चांदी, आलू और मक्का, सब कुछ यूरोप पहुंचने लगा। बदले में यूरोप से बंदूकें, कपड़े और ईसाई धर्म दुनिया भर में फैलाया गया। लेकिन इस उपनिवेशवाद का दूसरा चेहरा भी था, शोषण और विनाश। नई दुनिया की भूमि और संसाधन यूरोप की दौलत बन गए, जबकि स्थानीय जनजातियां और सभ्यताएं मिटा दी गईं। अफ्रीका से लाखों लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया। यह मानव इतिहास का सबसे काला अध्याय था। उपनिवेशवाद ने न केवल यूरोप को धनी बनाया, बल्कि उसे वैश्विक शक्ति भी बना दिया। अब यूरोपीय राष्ट्र केवल महाद्वीप तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनकी सत्ता एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैल गई। यही प्रक्रिया आगे चलकर आधुनिक वैश्वीकरण की नींव बनी। दुनिया अब एक दूसरे से जुड़ने लगी, कभी व्यापार से, कभी संघर्ष से। पुनर्जागरण ने इंसान को सिखाया कि धरती केवल एक देश या एक महाद्वीप की नहीं, बल्कि एक साझा दुनिया है। लेकिन यह भी याद दिलाया कि लालच और सत्ता की भूख इंसानियत पर भारी पड़ सकती है। पुनर्जागरण का युग समाप्त हुआ, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारी दुनिया में गूंजती है। यह केवल कला, विज्ञान या साहित्य तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानव सोच, स्वतंत्रता और नवाचार का प्रतीक बन गया। इस दौर ने इंसान को सिखाया कि ज्ञान सीमित नहीं होना चाहिए। शिक्षा, छापाखाना और विश्वविद्यालयों ने लोगों को स्वयं सीखने और सोचने का अधिकार दिया। विज्ञान ने सवाल पूछने और प्रयोग करने की शक्ति दी। कला और संगीत ने इंसानी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का रास्ता दिखाया। राजनीति और धर्म में बदलाव ने समाज को चेतना दी। धर्म सुधार और नए राजनीतिक विचारों ने यह साबित किया कि सत्ता केवल परंपरा पर नहीं, बल्कि जनता और तर्क पर आधारित हो सकती है। भौगोलिक खोजों और उपनिवेशवाद ने यूरोप को वैश्विक ताकत बना दिया और दुनिया को आपस में जोड़ दिया। यह वही कदम था जिसने आधुनिक वैश्वीकरण की नींव रखी। आज हम जो लोकतंत्र, विज्ञान, कला, साहित्य और वैश्विक व्यापार देखते हैं, वे सब पुनर्जागरण के बीज से उपजे हैं। यह युग इंसान को यह विश्वास देता है कि सोचने, खोजने और रचने की शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। पुनर्जागरण ने इतिहास के पन्नों पर यह संदेश छोड़ा, इंसान की कल्पना और मेहनत ही उसकी सीमा है। ज्ञान, कला और विज्ञान के बिना कोई सभ्यता पूर्ण नहीं हो सकती। इस तरह मध्यकालीन यूरोप से आधुनिक युग तक की यात्रा ने साबित कर दिया कि पुनर्जागरण केवल एक काल नहीं, बल्कि एक चेतना है जो आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, अगली कहानी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। और हां, ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानने के लिए इतिहास के कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक गाथा के साथ।